नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं हर रोज की तरह जो कहेंगे सच कहेंगे। बिहार में नई सरकार का रास्ता साफ हो गया है। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम बनने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं। पूर्व संध्या है। एनडीए विधायक दल की बैठक हुई और नेता वो चुन लिए गए। साथ ही बीजेपी ने भी अपना नेता चुन लिया। बीजेपी ने फिर से सम्राट चौधरी को अपना नेता चुना। यानी दोनों पुराने चेहरे ही सरकार की अगुवाई करेंगे। सम्राट चौधरी को अपना नेता चुनकर बीजेपी ने इस बार बिहार में एक बड़ा संदेश दिया है और जिस तरीके से उन्हें नेता चुना गया। अब सवाल ये, क्या बीजेपी ने सम्राट को नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर पेश कर दिया है? यह भी सवाल नीतीश के नए कैबिनेट में अब की बार किस जाति को मिलने वाला है, कितना हिस्सा दिलचस्प होगा। और बिहार में सरकार नई, चेहरे पुराने, इसका मायना क्या है, हम आपको सच बताएंगे। दूसरी स्टोरी, टॉप स्टोरी ऑफ द डे, अजब एमपी की गजब भ्रष्टाचार की स्टोरी। 90 डिग्री वाले पुल के बाद अब कैसे एमपी में बन गया बौना मेट्रो स्टेशन, यह आपको दिखाएंगे। बनाने में खर्च हुआ खजाना, लेकिन साहब भूल गए मीटिंग हॉल बनाना। भोपाल में इंजीनियरिंग के ऐसे नमूने देखे नहीं होंगे आपने। तो आज इसी पर रहिएगा हमारे साथ, जो कहेंगे आपके लिए सच कहेंगे। शुरुआत करते हैं बिहार की नई राजनीति से, नई करवट से। प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शाम 5 बजे के करीब राजभवन गए। नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलकर उन्हें अपना रेजिग्नेशन सौंपा। साथ ही उन्होंने नई सरकार के गठन का दावा भी पेश कर दिया। इसके लिए उन्होंने एनडीए विधायकों के समर्थन का पत्र भी गवर्नर को, राज्यपाल को सौंप दिया। इससे पहले नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। विधानसभा में एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं की मौजूदगी में गठबंधन के नेता के रूप में नीतीश कुमार के नाम पर औपचारिक मोहर लगी। और इसी के साथ नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार एनडीए के नेता चुन लिए गए, जिससे एक बार फिर यह तय हो गया कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा हैं और फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा के अंदर हुए एनडीए विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी ने नीतीश को एनडीए का नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखा था। जेडीयू के विजेंद्र यादव और एलजेपी विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसके बाद सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को एनडीए के नेता के रूप में चुन लिया गया। बार फिर से आज एनडीए विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है। एनडीए विधानमंडल की बैठक थी, जिसमें सर्वसम्मति से माननीय नीतीश कुमार जी को पुनः नेता चुना गया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एनडीए घटक दल के तमाम 5 दल के नेता ने एनडीए नेता के रूप में उनको चुनाव किया है। इससे पहले जेडीयू दफ्तर में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की मौजूदगी में नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड का नेता चुना गया था। जेडीयू के विधायक दलों की मीटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक दलों की भी बैठक हुई। पटना में पार्टी दफ्तर में आयोजित इस बैठक में बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों ने सम्राट चौधरी को अपना नेता चुना। साथ ही विजय कुमार सिन्हा को पार्टी का उपनेता चुना गया। बीजेपी ने अपना नेता चुनने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को पर्यवेक्षक बनाया था। विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उपनेता चुना गया है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी हिट भी है और यह जीत का भारतीय जनता पार्टी के नाते चौका है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली
अब बिहार आगे के लिए तैयार। सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता और हमारे विजय सिन्हा जी को उपनेता चुना गया है। बिहार विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ चला है। विकसित बिहार ही होगा वो आगे आने वाले समय में। यानी बिहार में बीजेपी ने अपने दोनों पुराने चेहरों पर फिर से भरोसा जताया। दरअसल इससे पहले की सरकार में भी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम रहे हैं। नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूं, इन्होंने लगातार दूसरी बार मौका दिया है पार्टी का नेतृत्व करने का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को बिहार में जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसद नेतृत्व को हृदय से आभार, सभी विधायकों को हृदय से आभार। यानी बिहार में प्रचंड बहुमत से जीत कर आए एनडीए की सरकार तो नहीं होगी, मगर सरकार के चेहरे वही पुराने होंगे। मतलब ये कि नई सरकार में टॉप 3 बरकरार रहेंगे। सीएम भी वही होंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी वही होंगे। नीतीश कुमार को एनडीए के विधायक दल का नेता चुने जाने का मतलब ये कि नीतीश कुमार ही बिहार के फिर से मुख्यमंत्री होंगे। सम्राट चौधरी को बीजेपी का नेता चुने जाने का मतलब यह कि वो फिर से डिप्टी सीएम होंगे और उपनेता चुने गए। विजय सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। तो कुल मिलाकर के टॉप 3 यही रहने वाले हैं। बीजेपी का यह फैसला बताता है कि सम्राट चौधरी का कद पार्टी में कितना बढ़ गया। यानी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर एक चेहरा सम्राट चौधरी के रूप में मानो पेश कर दिया है। इसके पीछे वैसे तो कई वजह हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी और अहम वजह है जातीय आधार। इसे ऐसे समझते हैं, तब आपको क्लियर तरीके से समझ आएगा। सीएम नीतीश कुमार बिहार के कुर्मी जाति से आते हैं। अब इनकी आबादी प्रदेश में लगभग 3% के करीब है कुर्मी की। वहीं सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं, जिनकी आबादी बिहार में 4% से ज्यादा है। खास बात यह है कि बिहार में ये दोनों जातियां ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग में आती हैं और नीतीश कुमार के कोर वोटर ये माने जाते हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट पिछड़ा वर्ग से ही चुना है। दिलचस्प बात यह भी है कि सम्राट चौधरी बिहार में डिप्टी सीएम बनने से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। जब सम्राट प्रदेश अध्यक्ष थे तब उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ ही मोर्चा खोला था। कसम खाई थी कि जब तक नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटा नहीं देंगे तब तक वो अपना मुरैठा नहीं खोलेंगे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आए तो सरकार में सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया। अब इसके बाद सम्राट ने भी अपने वायदे से यू टर्न ले लिया और अयोध्या जाकर के अपना मुरैठा खोला था। खैर, राजनीति में अब कौन अपने वायदे पर कायम रहता है? सम्राट चौधरी भी अपवाद नहीं है और अब एक बार फिर सम्राट चौधरी को बीजेपी ने अपना चेहरा बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इसका ऐलान विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान खुद अमित शाह ने भी इशारों में किया था। आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी यहां से विधायक बनकर जब पटना जाएंगे, मैं अभी बिहार में हर जगह जा रहा हूं, जहां जा रहा हूं वहां लोग कहते हैं कि साहब हमारे विधायक को मंत्री बनाने की काम करिएगा, मगर हमने तारापुर वालों आपको तो बना बनाया उप मुख्यमंत्री दे दिया है, उप मुख्यमंत्री। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे।
अमित शाह के कहे मुताबिक सम्राट चौधरी एक बार फिर से बड़ा आदमी बनने जा रहे हैं। कहा था ना, बड़ा आदमी बनाएंगे, अब बनने जा रहे हैं। कल सुबह 11:30 बजे पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी भी शपथ ग्रहण करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार की नई सरकार में मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और लगभग 18 से 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिनमें जातियों के समीकरण को खासा ध्यान में रखा गया है। आपको सबसे पहले बीजेपी से जो संभावित मंत्री हो सकते हैं, प्रोबेबल्स, वो बताते हैं। कुशवाहा जाति से आने वाले सम्राट चौधरी, भूमियार जाति से आने वाले विजय सिन्हा के अलावा ब्राह्मण चेहरे मंगल पांडे, नीतीश मिश्रा, इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा नितिन नबीन कायस्थ, मनोज शर्मा भूमियार, रमा निषाद मल्ला, रेणु देवी नोनिया, प्रेम कुमार कहार और मिथिलेश तिवारी ब्राह्मण को भी मौका मिल सकता है। वहीं जेडीयू कोटे से भूमियार विजय चौधरी, दलित चेहरा अशोक चौधरी, रत्नेश सदा, मल्ला जाति से आने वाले मदन सहनी, एक और दलित चेहरा जयंत राज यादव चेहरा और पार्टी के कद्दावर नेता विजेंद्र यादव, ये यादव चेहरा, कुर्मी समाज से आने वाले श्रवण कुमार, राजपूत जाति से आने वाली लेसी सिंह, धानुक जाति से आने वाली शीला मंडर और दलित चेहरा सुनील कुमार को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इन दोनों पार्टियों के लिए एलजेपी आर से राजू तिवारी, जो कि ब्राह्मण है, हम से जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की आरएल से उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा कैबिनेट का हिस्सा हो सकती हैं। तो यहां पर भी पूरा जो है कोर कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है। इस बीच खबर यह भी है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ मुद्दों पर अनबन थी, उसे दूर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय और स्पीकर पद को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच रस्साकशी चल रही थी, मगर इसे सुलझा लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय खुद नीतीश कुमार अपने पास रखेंगे और विधानसभा अध्यक्ष पद की कुर्सी बीजेपी के खाते में जाएगी। इसके लिए बीजेपी विधायक प्रेम कुमार और राम कृपाल यादव का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। गृह मंत्रालय और स्पीकर पद को लेकर खींचतान भले ही खत्म कर ली गई हो, मगर नई सरकार के सामने चुनौतियां भी मुंह बाहें खड़ी हैं। मसलन एनडीए ने महिलाओं को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए देने का जो वायदा किया है, वो बिहार जैसे गरीब राज्य में पूरा कैसे होगा? हर जिले में फैक्ट्री और उद्योग लगाने का वायदा किया गया है, उसे कैसे पूरा किया जाएगा? 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को नौकरी या फिर रोजगार से जोड़ने का वायदा किया गया है, वो कैसे और कब तक पूरा होगा? इसके अलावा बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन को रोकने के लिए नई नीतीश सरकार की ठोस नीति क्या है, क्या वो ठोस कदम उठाएगी? हालांकि एनडीए में शामिल तमाम दलों के नेताओं की माने तो नीतीश सरकार ने बिहार में बहुत कुछ किया है और जो वायदे किए गए हैं उसे वो पूरा भी करेंगे। से शुरू होगा। जितनी बड़ी ये जीत है उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी अब हम लोगों के ऊपर है। जो बातें हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, जो संकल्प पत्र में जो वादे हम लोगों ने किए थे, कल से उन वादों को भी पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है। खरा उतरने का काम करेंगे, ना करके हम लोग काम में विश्वास करते हैं। उसकी वजह है कि 9वीं बार मैं जीत कर आया हूं और बिहार में इतना अपार बहुमत हुआ मिला है एनडीए को जाकर के, बम्पर वोटिंग हुई है। समाज के हर वर्गों ने आगे बढ़ करके एनडीए में विश्वास व्यक्त किया, उसका कारण विकास था और आगे भी विकास का अभियान हम जारी रखेंगे। तो ये तो वो सच है जो कि कम से कम एनडीए के लिए जो है परवान चढ़ने जा रहा है सुबह 11:30 बजे। अब समय है जो कहेंगे सच कहेंगे के दूसरे सेगमेंट का। हमने आपको अजब एमपी के कई गजब सरकारी कारनामे दिखाए हैं। अब इसकी किरकिरी पूरे देश में हो चुकी है। आज हम आपको मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार के कुछ और
सरकारी कारनामे दिखाएंगे। भोपाल नगर निगम के नए ऑफिस में भ्रष्टाचार का तो ऐसा कारनामा हुआ कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस नए खुलासे से नगर निगम की प्लानिंग पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। करोड़ों की लागत से बने नए निगम हेडक्वार्टर में जो इंजीनियर्स थे वो मीटिंग हॉल ही बनाना भूल गए। मीटिंग हॉल, वो जगह जहां निगम की बैठकें होनी है, निगम का दफ्तर मीटिंग हॉल ही नहीं। जहां भोपाल शहर को लेकर कई योजनाएं, प्रस्तावों पर परिषद मोहर लगाती है, मीटिंग हॉल ही नहीं। लेकिन 5 एकड़ में बनी इस बिल्डिंग से 2000 स्क्वायर फुट का मीटिंग हॉल गायब ही हो गया। भोपाल नगर निगम को बहुत जल्द अपना एक शानदार ऑफिस मिलने जा रहा है। इसके लिए लिंक रोड नंबर 1 पर करोड़ों की लागत से एक बहुमंजिला इमारत बनाई गई है। लेकिन अब बिल्डिंग के निर्माण में एक बड़ी चूक सामने आई है। पूरी बिल्डिंग बनाकर तैयार करने के बाद जिम्मेदार लोगों को याद आया कि इसमें मीटिंग हॉल तो बनाना ही भूल गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लंबे वक्त बाद एक नया नगर निगम का दफ्तर बनकर जो तैयार हुआ, जो ठीक पीछे मेरे दिख रहा है। लेकिन इस दफ्तर की अगर देखें तो लागत करीब 40 करोड़ रुपए इसमें अब तक आ चुकी है। 8 मंजिला ये पूरा दफ्तर है नगर निगम का। लेकिन हैरानी और चौंकाने वाली बात कि इस लागत के बावजूद इस दफ्तर में कोई भी परिषद का मीटिंग हॉल ही नहीं है। यानी कि इस दफ्तर में मीटिंग हॉल दिया ही नहीं गया, जबकि 8 मंजिला इस दफ्तर को काफी एरिया में, करीब 5 एकड़ से ज्यादा के एरिया में इसको बनाया गया है। 40 करोड़ की लागत है और इसके बावजूद भी यहाँ पर मीटिंग हॉल नहीं है कि परिषद की अगर बैठक होती है तो वो बैठक किस जगह होंगी। भोपाल नगर निगम के 4 अलग अलग कार्यालयों को इसी बिल्डिंग में समाहित करने की योजना है। 5 एकड़ में बनी इस 8 मंजिला बिल्डिंग को बनाने में करीब 40 करोड़ रुपए की लागत आई है। हालांकि बिल्डिंग की शुरुआती अनुमानित लागत करीब 22 करोड़ रुपए ही थी। बिल्डिंग में बारिश के पानी का 80% हार्वेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होगा। बिल्डिंग के सामने बन रही पार्किंग के ऊपर सोलर पैनल से हर महीने 300 किलोवाट की बिजली बनेगी। एसटीपी से बिल्डिंग के उपयोग किए गए पानी को ट्रीट किया जाएगा। ट्रीटेड पानी का उपयोग पौधों की सिंचाई और साफ सफाई में होगा। लेकिन इन सब अच्छी बातों में एक बड़ी गलती हो गई। बिना मीटिंग हॉल बनी ये बिल्डिंग अब भ्रष्टाचार की मूक गवाही दे रही है। पड़ताल की गई तो पता चला कि जब बिल्डिंग बनी थी तब मीटिंग हॉल ही उसमें शामिल नहीं था। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इमारत की डीपीआर को पास कैसे किया गया। लगभग 40 करोड़ के आसपास के बजट से ये नगर निगम की बिल्डिंग बनी है नई, और आप सोचिए यहाँ पर पूरी बिल्डिंग बन चुकी है और मीटिंग हॉल नहीं है। आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ के अलग से बजट लेकर मीटिंग हॉल भी बनाएंगे। सोचिए कितनी विसंगतियों से भरा हुआ है मध्य प्रदेश। जब राजधानी भोपाल में ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसे अजूबे होते हैं, 90 डिग्री कहीं गड्ढा, और अब ये किस तरीके का भ्रष्टाचार घोटाला लगातार पनप रहा है, लेकिन सरकार सोई हुई। जब 4 निगम कार्यालयों को यहाँ समाहित किया जाना था तो मीटिंग हॉल योजना में शामिल क्यों नहीं था। बिना हॉल के निगम दफ्तर अधूरा है, क्योंकि परिषद से ही नगर निगम चलता है। निश्चित ही उसमें परिषद हॉल नहीं बना है। परिषद हॉल नहीं बना होने के कारण अधिकारियों से चर्चा हुई है। पीछे की पीडब्ल्यूडी की बात चल रही है कि पीडब्ल्यूडी से पीछे जगह लेकर उसमें परिषद हॉल बनाया जाएगा। हंगामा मचने के बाद अब नगर निगम ने भोपाल कलेक्टर को पत्र लिखकर इमारत के पास स्थित 0.25 एकड़ जमीन मांगी है, ताकि उसमें बैठक के लिए हॉल बनाया जा सके। ताज्जुब की बात यह है कि नई बिल्डिंग को बनाने में भी 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब सवाल ये उठता है कि 3 साल पहले जब बिल्डिंग का नक्शा तैयार किया गया, उस समय अगर इस नक्शे में परिषद का बैठक का हॉल बना दिया जाता तो जनता के टैक्स के 10 करोड़ रुपए बचाए जा सकते थे। लेकिन इस पैसे की बर्बादी का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये जवाब देने वाला कोई नहीं। अब ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश पे भ्रष्टाचार का सिर्फ ये अकेला मामला आया हो और ये ठीक हो जाएगा, बल्कि राजधानी भोपाल में ही आपको ऐसे कई नमूने देखने को मिल जाएंगे। अब आपको नई नवेली भोपाल मेट्रो के निर्माण में भी मध्य प्रदेश की अनोखी इंजीनियरिंग का एक उदाहरण दिखाते हैं। इसमें मुख्य रूप से भोपाल मेट्रो के 2 स्टेशन शामिल हैं। कैसे, देखिए। यह है भोपाल का केंद्रीय विद्यालय स्टेशन।
लेकिन इसे बौना या ठिगना मेट्रो स्टेशन भी कहा जा रहा है। कारण है कि सड़क की सतह से मेट्रो स्टेशन की बेहद कम ऊंचाई। मेट्रो के इंजीनियर्स ने खंभों पर केंद्रीय विद्यालय स्टेशन बनाते समय सतह से स्टेशन के आधार की मानक ऊंचाई को नजरअंदाज कर दिया। अब काम पूरा हो गया तो पता चला कि इसकी ऊंचाई तय मानक से काफी कम है। छोटे वाहन तो आराम से निकल रहे हैं, लेकिन बड़े ट्रक, ट्रॉले, मालवाहक वाहन स्टेशन के नीचे से नहीं निकल पा रहे। जिसने भी भोपाल मेट्रो की इस खराब इंजीनियरिंग का नमूना देखा, उसने अपना सिर पीट लिया। भोपाल में करोड़ों की लागत के बाद बन रही मेट्रो की लाइन में एक बड़ा खेल किया इंजीनियरों ने। ये खेल ये कि जब इस मेट्रो के पूरे प्रोजेक्ट को शुरू किया गया तो देखिए यहाँ से जो मेट्रो की पूरी लाइन ताड़ी गई, लेकिन सड़क पर इस बात का भी ख्याल नहीं किया गया कि आखिरकार जब इस मेट्रो के पुल के नीचे से कार गुजरेंगी तो क्या वो यहाँ से डंपर निकल पाएगा। इस बात की बड़ी चूक हुई। स्टेशन की छत और सड़क के बीच की वर्टिकल क्लियरेंस सिर्फ 4.8 मीटर है, जबकि तय मानक के अनुसार ऊंचाई 5.5 मीटर होनी चाहिए। यानी मौजूदा मेट्रो स्टेशन की ऊंचाई 0.7 मीटर कम है। इस गलती ने मेट्रो प्रबंधन को मुश्किल में डाल दिया। स्टेशन का ढांचा फिक्स हो चुका है, इस पे कोई बदलाव किया नहीं जा सकता। ऐसे में इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सड़क को खोदकर गहरा किया जा रहा है। सड़क को 1 मीटर तक खोदा जा रहा है। यह खुदाई 150 मीटर की लंबाई तक की जा रही है, ताकि स्टेशन के नीचे कम से कम 5.5 मीटर की ऊंचाई हासिल की जा सके। दूसरे तरफ के हिस्से की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर भी इसी तरह इसकी खाना पूर्ति की गई है कि कैसे यहाँ पर भी गड्ढा करके, एक गहरा गड्ढा करके यहाँ पर इसको लेवल में मिलाने की कोशिश की गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ बना है और जब यहाँ पर गड्ढा किया जा रहा है तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि यहाँ पर पानी भी भराएगा। लेकिन चूंकि अब कुछ किया नहीं जा सकता, जो चूक हो चुकी है इंजीनियरों से मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के, वो चूक को सुधारने का सिर्फ एकमात्र रास्ता यही है कि अजब गजब ये खेल हुआ तो अब इस गड्ढे के जरिए उसकी खाना पूर्ति की जाए ताकि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। सड़क खोदने से फिर ट्रैफिक डायवर्जन लागू हो गया। 1 महीने तक लोगों को वैकल्पिक सड़कों से गुजरना पड़ेगा। धूल, मिट्टी, जाम, वो समस्या अलग से। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले निर्माण कार्य में व्यापार ठप हुआ, अब फिर खुदाई से नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन जो उपाय अपनाया जा रहा है उससे एक नई परेशानी को न्योता दिया जा रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सड़क की ऊंचाई कम करने से बरसात से ये इलाका तालाब बन सकता है, क्योंकि जिस सड़क को गहरा किया जा रहा है वह पहले ही जल भराव होता है। बारिश के दिनों में यह पानी का जमाव होता है। ऐसे में अगर सड़क को 1 मीटर और गहरा किया जाता है तो बरसात में यह क्षेत्र तालाब में तब्दील हो सकता है। इससे पहले भोपाल मेट्रो के एमपी नगर के प्रगति पेट्रोल पंप के पास बन रहे मेट्रो स्टेशन पर भी इसी तरह ऊंचाई की गलती हुई थी, जिसके बाद से सड़क खोदकर ठीक की गई थी। यहाँ भी ट्राले और कंटेनर जैसे बड़े वाहनों को निकलने में जगह नहीं थी। इसके बाद स्टेशन की ऊंचाई बढ़ाने के लिए मेट्रो स्टेशन के नीचे सड़क की खुदाई की गई। अब एक बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। सवाल ये उठता है कि क्या मध्य प्रदेश के अधिकारी और इंजीनियर नशे में काम कर रहे हैं क्या? कभी बिल्डिंग में हॉल बनाना भूल जाते हैं, कभी मेट्रो स्टेशन जितना बनना होता है उसकी आईटी कम कर देते हैं, और फिर गलती को ठीक करने के लिए सड़क खोदने लग जाते हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के सरकारी इंजीनियर 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल वाला ब्रिज बना करके पूरी दुनिया में प्रसिद्धि हासिल कर चुके हैं। 90 डिग्री एंगल वाला ब्रिज, ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज में 90 डिग्री का तीखा मोड़ है। 90 डिग्री का। 5 महीने पहले यह ब्रिज 90 डिग्री मोड़ वाले डिजाइन और खराब घटिया इंजीनियरिंग की वजह से देश भर में सुर्खियों में आ गया। हर जगह मीम्स बने इसके। पीडब्ल्यूडी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जांच करवा ली। एनएचएआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भैया इस ब्रिज पर 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक स्पीड नहीं की जा सकती, 1 किलोमीटर भी ज्यादा अगर चली हादसा हो जाएगा। 90 डिग्री बना दिया।
रिपोर्ट के बाद टर्निंग वाले हिस्से को फिर से बनाने के लिए अब सहमति बन गई है, फिर खर्चा। लेकिन यह काम अब तक शुरू हो नहीं पाया है। यह है अजब और यह है गजब। तो आज के सच में फिलहाल इतना ही। जो कहेंगे सच कहेंगे आज के एडिशन में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाजत दीजिए, नमस्कार।